नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। शुरुआत करते हैं बीते दिन के अभ्यास प्रश्न से। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के लिए संविधान सभा की अवधारणा सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दूसरा, संविधान सभा की मांग को सिद्धांततः ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया। तीसरा, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946 के अंतर्गत किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या है? ए, केवल एक और दो। बी, केवल दो और तीन। सी, केवल एक और तीन। डी, एक, दो और तीन। इसका सही जवाब है ए, यानी कि केवल एक और दो। संविधान सभा के बारे में जानते हैं। वर्ष 1934 में भारत के लिए संविधान सभा की अवधारणा सर्वप्रथम एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो भारत में साम्यवादी आंदोलन के प्रवर्तक थे। अतः कथन एक सही है। वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की, ताकि भारत का संविधान तैयार किया जा सके। संविधान सभा की मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में सिद्धांततः स्वीकार किया। अतः कथन दो सही है। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। अतः कथन तीन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला, अर्जेंटीना। दूसरा, मंगोलिया। तीसरा, घाना और चौथा, बांग्लादेश। उपरोक्त में से किन किन देशों के साथ भारत ने परमाणु समझौता किया है? ए, एक, दो और तीन केवल। बी, दो, तीन और चार केवल। सी, एक, तीन और चार केवल। डी, एक, दो, तीन और चार। इसका सही उत्तर है डी, एक, दो, तीन और चार। भारत ने निम्नलिखित देशों के साथ परमाणु समझौते किए हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, चेक गणराज्य, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, कोरिया गणराज्य, रूस, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम और घाना। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला, यह चुनावों के संचालन को नियंत्रित करता है। दूसरा, यह सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता को निर्दिष्ट करता है। तीसरा, यह भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रावधान प्रदान करता है। उपर्युक्त प्रावधानों में से कौन से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का हिस्सा हैं? ए, केवल एक और दो। बी, केवल दो और तीन। सी, केवल एक और तीन। और डी, एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है डी, यानी कि एक, दो और तीन। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 प्रावधान जानते हैं। यह चुनावों के संचालन को नियंत्रित करता है। यह सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता को निर्दिष्ट करता है। यह भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रावधान प्रदान करता है। यह चुनावों से उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, अग्नि 5 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक उन्नत परमाणु क्षमता से युक्त सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित की गई मिसाइलों में से एक है, जिनमें पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश भी शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है सी, एक और दो दोनों। अग्नि 5 मिसाइल के बारे में जानते हैं। अग्नि 5 एक उन्नत परमाणु क्षमता से युक्त सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया गया है। अतः कथन एक सही है। यह आईजीएमडीपी के अंतर्गत विकसित 5 मिसाइलों पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश में से एक है। अतः कथन दो सही है। मारक क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर है। महत्व, इसकी बहुस्वतंत्र लक्षित पुनः प्रवेश वाहन तकनीक वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता भारत को अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल करता है। अगला प्रश्न है, तांबे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सौर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का अभिन्न अंग है।
यह केवल सल्फाइड जमाव और शुद्ध देशी तांबे के रूप में ही पाया जाता है। तीसरा, यह मुख्य रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? यह हैं ए केवल 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3 और डी केवल 1 और 2। इसका सही उत्तर है बी केवल 1 और 3। तांबा एक आघातवर्धनी तन्य धातु है जो अपनी उत्कृष्ट ताप और विद्युत चालकता के लिए जाना जाता है। इसमें संक्षारण प्रतिरोध और रोगाणुरोधी गुण होते हैं। यह सौर पैनलों, इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा कुशल मोटरों जैसी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का भी अभिन्न अंग है। अतः कथन एक सही है। यह सल्फाइड निक्षेप में चेल्कोपाइराइट, बोरनाइट, चेल्कोसाइट, कोवेलाइट के रूप में, कार्बोनेट निक्षेप में अजूराइट और मैलाकाइट के रूप में, सिलिकेट निक्षेप में क्राइसिकोला और डायोप्टेज के रूप में और शुद्ध तांबे के रूप में पाया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत में तांबे के भंडार मुख्य रूप से सिंहभूम झारखंड, बालाघाट मध्य प्रदेश और झुंझुनू तथा अलवर राजस्थान जिलों में स्थित है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना श्री के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। दूसरा, यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है? यह हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है डी, ना तो 1 और ना ही 2। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष 1964 में श्री के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए की गई थी। अतः कथन 1 सही है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, रूबेला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक जीवाणु संक्रमण है जो मुख्य रूप से बच्चों में तेज बुखार और गंभीर श्वसन संकट का कारण बनता है। दूसरा, इस रोग के सबसे गंभीर परिणाम गर्भवती महिलाओं में देखे जाते हैं, जिससे नवजात शिशुओं में जन्मजात रूबेला सिंड्रोम हो जाता है। तीसरा, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी का लक्ष्य वर्ष 2026 तक भारत से रूबेला को समाप्त करना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है बी केवल 2। रूबेला जर्मन मीजल्स एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो रूबेला वायरस, एक आवरण युक्त सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस के कारण होता है। यह हल्का बुखार और चकत्ते उत्पन्न करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका प्रभाव बच्चों और वयस्कों में यह हल्का होता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। इससे गर्भपात, मृत शिशु जन्म या शिशुओं में जन्मजात रूबेला सिंड्रोम हो सकता है। अतः कथन 2 सही है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य वर्ष 2026 तक भारत से खसरा और रूबेला को 100% टीकाकरण कवरेज के माध्यम से समाप्त करना है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में नीतिगत चर्चाओं में सिल्वर इकोनॉमी शब्द को प्रमुखता मिली है, जिसका सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, केंद्रीय बैंक द्वारा आरक्षित निधि के रूप में रखी गई चांदी जैसी कीमती वस्तुओं का कुल मूल्य। दूसरा, यानी कि बी, वृद्धि जनसंख्या के सार्वजनिक और निजी व्यय से उत्पन्न आर्थिक गतिविधियां और बाजार के अवसर। सी, अनुभवी वरिष्ठ उद्यमियों संचालित उद्योगों को समर्पित एक विशेष आर्थिक क्षेत्र। और डी, वृद्धि जनसंख्या की पेंशन देनदारियों के प्रबंधन के लिए बनाया गया एक संप्रभु धन कोष। इसका सही उत्तर है बी, वृद्ध जनसंख्या के सार्वजनिक और निजी व्यय से उत्पन्न आर्थिक गतिविधियां और बाजार के अवसर। सिल्वर इकोनॉमी वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी आर्थिक गतिविधियों, वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक आबादी की जरूरतों और मांगों को पूरा करने हेतु डिजाइन की गई हैं। इसमें स्वास्थ्य सेवा, आवास,
कल्याण, बीमा और बुजुर्गों के लिए अनुकूलित तकनीक शामिल हैं। जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह 2020 के अनुसार भारत की बुजुर्ग आबादी 2011 में 103.8 मिलियन जनसंख्या का 8.6% से बढ़कर 2031 तक 193.4 मिलियन हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या का प्रतिशत वर्ष 2050 तक दोगुना होकर कुल जनसंख्या के 20% से अधिक होने का अनुमान है, जो वर्ष 2046 तक बच्चों से अधिक हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिक अब आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नागरिक बनते जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी, बीमा, आवास और वेलनेस जैसे क्षेत्रों में नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। अतः कथन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पहली बार देश के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के उपलक्ष्य में मनाया गया था। दूसरा, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भारतीय क्षेत्र और उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में सभी अंतरिक्ष गतिविधियों पर लागू होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है बी केवल दो। भारत ने चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर की तैनाती के उपलक्ष्य में 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। अतः कथन एक सही नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भारतीय क्षेत्र और इसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र में सभी अंतरिक्ष गतिविधियों को कवर करती है तथा सरकार के पास मामला दर मामला छूट देने का अधिकार सुरक्षित है। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या है? ए 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, बी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, सी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक या डी 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इसका सही उत्तर है बी। मूलतः 1993 के अधिनियम के तहत एनएचआरसी अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक रहता है, किंतु 2019 के संशोधन से कार्यकाल को घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक कर दिया, जो भी पहले हो। इस परिवर्तन का उद्देश्य आयोग में नेतृत्व के अधिक बार परिवर्तन की संभावना और लचीलापन लाना था। अतः विकल्प बी सही है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IOAA की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। दूसरा, वर्ष 2025 में 18वें संस्करण की मेजबानी भारत में होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र द्वारा की गई थी। ईरान शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा, जिसके सभी प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीते। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।